Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel. Today we are going to solve Good Set 2014 paper solution. So first MCQ of 2014 Good Set paper solution is dimensional formula of electric field. आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, चार ऑप्शन आपको गिवन है. तो देखो, आप सबको पता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको निकालना है तो बेटर है आपको उनका इक्वेशन क्लियर हो. ठीक है, तो ये इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. एफ कौन है? आपकी फोर्स, और क्यू क्या होगा? आई टी, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, सबको पता है. यस और नो? ठीक है, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज m1l-2 and dimensional formula of charge will be a1 t1, or you can say current a1, temperature t1. So dimensional formula of electric field will be m1l1 t minus 3a minus 1. मतलब this option will be our correct answer. Yes or no? Particle having mass m and charge Q is at rest on applying uniform electric field E on it. It start moving. What is the kinetic energy when it travel x distance in the direction of work done? तो मानो कि यहाँ पे चार्ज है और इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितने एग्जर्ट होगी? Q इंटू ई के बराबर. ठीक है, तो ये कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आपका x के बराबर, तो वर्क डन W क्या होगा? एफ एक्स क्यू ई एक्स. अब देखो, जो भी इनका वर्क डन होगा वही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम से उनकी क्या बनती है? काइनेटिक एनर्जी. यस और नो? तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा? क्यू ई एक्स, मतलब ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट वन. यस और नो? हाँ कि ना? चलो फिर नेक्स्ट. टू स्फीयर हैविंग सेम रेडियस एंड मास suspended by two string of equal length from the same point in such a way that their surface touch each other on depositing charge of 4 into 10 to the power of minus 6 coulomb on them. They repel each other in such a way that in equilibrium the angle between their string becomes 60 degree. If the distance from the point of suspension to the center of the sphere is 10 centimeter, find the mass of each sphere. देखो, ये आपकी गुजरात बोर्ड की ओल्ड सिलेबस का एक न्यूमेरिकल की सेम टू सेम वैसे ही है. ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं आपको एक इक्वेशन डिराइव करके देता हूँ और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि उनका रिपल्जन फोर्स क्या होगा. ठीक है, अब देखो कि दोनों के ऊपर जब चार्ज आप डिपॉजिट करोगे 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6, ठीक है, तो वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. देखो डेरिवेशन में यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ. चलो, तो मानो कि यहाँ पे आपकी एक स्ट्रिंग सपोर्ट है और यहाँ पे ना आपकी दो स्फीयर ऐसे थी. ये देखो इनिशियली ऐसे थी. ठीक है, और दूसरी भी यहाँ पे ऐसे. ठीक है, क्लियर? इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था. लेकिन जैसे ही आप इनको चार्ज दोगे, इनके ऊपर पॉजिटिव, इनके ऊपर भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी. और रिपेल करने के बाद उनकी अरेंजमेंट कैसे बनती है? देखो ये वाली. ठीक है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस. ये आपका एक स्फीयर और सेकेंड स्फीयर यहाँ पे ऐसे. यस और नो? इस स्ट्रिंग की लेंथ आपको कंसीडर कर लो. स्ट्रिंग की लेंथ में एल कंसीडर करूँ. चलो, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ में एल के बराबर कंसीडर करूँ, और यहाँ पे अगर इस सेपरेशन दोनों के बीच में मैं एक्स के बराबर कंसीडर करूँ. सेपरेशन कितना कंसीडर करूँ? एक्स के बराबर. और ये जो आपकी दोनों स्फीयर है ना वो इक्विलिब्रियम में, और ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितना है आपका? 60 डिग्री. यस और नो? अब देखो कि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी डेवलप होगा, तो वो टेंशन कितना होगा आपका? टी के बराबर. इनके ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स भी एग्जर्ट हो रही है ये वाले डायरेक्शन में. मैं एक स्फीयर के साथ यहाँ पे कर रहा हूँ. ठीक है, एफ ई. क्लियर? अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे इनको सेंटर से डिवाइड करूँ और मैं बोलूँ कि ये मानो कि एंगल कितना आपका? थीटा. तो इनका वर्टिकल के साथ भी क्या एंगल बनेगा? यहाँ पे थीटा. तो टी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक टी कॉस थीटा और एक क्या बनेगा? टी साइन थीटा. क्लियर? तो टी साइन थीटा और एफ एक दूसरे को बैलेंस्ड करेगा, और टी कॉस थीटा के लिए कौन होगा? तो इनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में इनका जो
वेट एक्ट हो रहा है, W इज इक्वल टू mg, वो किसको बैलेंस्ड करेगा, t cos थीटा को, यस और नो। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे देखो Fe इज इक्वल टू क्या होगा, Fe इज इक्वल टू टी साइन थीटा, यस और ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो Fe किसके बराबर होगा, तो इनके ऊपर चार्ज Q, इनके ऊपर चार्ज Q। देखो टोटल आपने डिपॉजिट किया 4 × 10⁻⁻6 कूलम, लेकिन हर एक के ऊपर कितना रहेगा, 2 × 10⁻⁻6, और सेपरेशन कितना है, x के बराबर। तो वो क्या बनेगा, KQ² डिवाइड बाई x² इज इक्वल टू टी साइन थीटा, यस और नो। चलो एक रिलेशन यहाँ पे मिलती है, देखो डेरिवेशन करो, आप इक्वेशन डायरेक्ट याद रख सकते हो। चलो फिर mg और t cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस्ड कर रहे, तो mg इज इक्वल टू क्या होगा, t cos थीटा। इनको इक्वेशन 1 बोलो, ये आपकी इक्वेशन 2, क्लियर। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 डिवाइड बाई 2, तो KQ² डिवाइड बाई x² डिवाइड बाई mg इज इक्वल टू टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी cos थीटा, यस और नो। तो ये आपको क्या मिलेगा, tan थीटा के बराबर, एक इसके बराबर मिलेगा आपको tan थीटा के बराबर। चलो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आपका यहाँ पे मास सब्जेक्टिव करूँ तो देखो एक स्टेप और कर देता हूँ, KQ² डिवाइड बाई x² mg इज इक्वल टू tan थीटा, यस और नो। तो यहाँ पे देखो आपका जो मास है, ठीक है, m, तो m का इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, m विल बी KQ² डिवाइड बाई x² g tan थीटा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जो x है ना वो हमें गिवन नहीं है, हमें लेंथ गिवन है, हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको मैं कन्वर्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनके अंदर कि आपकी यहाँ पे साइन थीटा ये थीटा एंगल है ना, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, x/2। तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, सो साइन थीटा विल बी x/2 डिवाइड बाई लेंथ l, ठीक है, यस और नो, क्लियर। x/2 डिवाइड बाई l, साइन थीटा ऑपोजिट डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, क्लियर। तो x किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, यस और नो, ठीक है। बस इसी x को ना यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है x² की जगह पे, क्लियर। तो दिस विल बी KQ² x² की जगह पे हो जाएगा 2² मतलब 4l² sin² थीटा इंटू tan थीटा, और देखो ये g आपका एक बाकी था, ठीक है, तो g मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो 4l² g sin² थीटा tan थीटा, क्लियर। देखो ये मास का ना आपको एक इक्वेशन मिल गया, बस अभी सिंपल इसके अंदर ना आपको वैल्यू प्लेस्ड करना है तो हमें आंसर मिलेगा। चलो तो वैल्यू प्लेस्ड करते हैं सेम इक्वेशन के अंदर। मास का इक्वेशन क्या मिला आपको, m इज इक्वल टू KQ² डिवाइड बाई g 4l² sin² थीटा tan थीटा, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन में हमें जो टोटल एंगल गिवन है ये 60 डिग्री गिवन है, ठीक है, तो उनका हाफ है ना यहाँ पे अपना थीटा, देखो थीटा क्या होगा उनका हाफ, तो ये कितना बनेगा 30 डिग्री। सो हियर थीटा विल बी 30 डिग्री, यस और नो। फिर देखो कि आपकी कूलम कांस्टेंट है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। फिर देखो और क्या हमें चाहिए, चार्ज की वैल्यू। मैंने आपको बोला ना टोटल चार्ज आप सप्लाई करोगे, लेकिन उनका क्या बनेगा, स्फीयर के ऊपर हाफ चार्ज 2 × 10⁻⁻6 कूलम। आपने 4 × 10⁻⁻6 कूलम सप्लाई किया था ना, ये उनका क्या बनेगा, हाफ। लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर, सो यू विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इंटू मीटर, मतलब 10 × 10⁻⁻2 मीटर। एंड other thing is g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो, क्लियर। या तो आप इनको अप्रोक्स 10 के बराबर कंसीडर करो। चलो तो कैलकुलेशन के अंदर कैलकुलेशन करो, इनकी वैल्यू प्लेस्ड करो।
कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर डिवाइड बाई जी की जगह पे 10 4 एल स्क्वायर 10 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 30 डिग्री और ये क्या होगा इंटू 10 30 डिग्री। यस और नो? तो सबकी वैल्यू आप कैलकुलेट करो, प्लेस्ड करो तो आपको आंसर मिलेगा अबाउट 6.24 इंटू 10⁻⁻1 kg। इट मीन्स 0.624 kg विल बी आर आंसर। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा 0.624 kg। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। यस और नो? क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट MCQ। Electric field produced due to infinite long straight uniform charge wire at a perpendicular distance r is equal to 2 centimeter is 3 into 10⁻8 Newton per coulomb. The linear charge density on the wire will be how much? देखो एक आपका वायर था, आपको याद है आपने डेरिवेशन किया था कि अगर इनके ऊपर लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इनसे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैं आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P कंसीडर करूँ, ठीक है, चलो तो ये P पॉइंट कितना दूर है यहाँ से R डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था आपका 2K लैम्डा डिवाइड बाय R। यस और नो? तो बस आपको कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपको R गिवन है। देखो यहाँ पे आपको R गिवन है ना और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? लैम्डा फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन विल बी E इज इक्वल टू 2K लैम्डा डिवाइड बाय R। यस और नो? लैम्डा को सब्जेक्टिव करो, सो लैम्डा विल बी ER डिवाइड बाय 2K। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन इन SI यूनिट 3 इंटू 10⁸ R is in a centimeter, so I have to convert in meter, so 2 into 10⁻⁻2 meter conversion divided by 2 coulomb constant 9 into 10⁻9, so this will be 1/3 into 10⁻³ coulomb per meter, so this will be 0.333 10⁻⁻3। ठीक है, तो इनको और 10⁻⁻3 करो तो ये क्या बनेगा? माइक्रो कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 माइक्रो 10⁻⁻ माइक्रो बनेगा। अब देखो कि सर ये आंसर मिल गया, आपने फिर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा आंसर हमें गिवन है वो वाले यूनिट के लिए हमें लेके आना है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर 33 माइक्रो कूलम पर मीटर। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट वन। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट MCQ नंबर 5। Two identical thin rings each of radius m are kept on the same axis at a distance r meter apart। कितने डिस्टेंस पे? r मीटर अपार्ट है। ठीक है, if the charge on them are 10 coulomb and 5 coulomb respectively, calculate the work done in a moving charge q coulomb from the center of one ring to center of another ring। एक रिंग के सेंटर से कहाँ पे लेके जाना है आपको? दूसरी रिंग के सेंटर के ऊपर। तो उनके लिए जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इनका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे देखो इनके लिए ना पहले एक इक्वेशन डिराइव करते हैं। ये आपकी ओल्ड सिलेबस की बुक है, ठीक है, उनके अंदर देखो सेम है। टू आइडेंटिकल थिन रिंग ईच ऑफ रेडियस आर kept on same axis at a distance r meter apart, if the charge q1 coulomb and q2 coulomb respectively, calculate the work done in moving q coulomb from the center of one ring to the another। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। लेकिन ये दोनों पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस से पहले दोनों पॉइंट पे आपको पोटेंशियल भी निकालना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो मानो कि इनके ऊपर चार्ज कितना है? Q1, इनके ऊपर चार्ज कितना है? Q2। तो पोटेंशियल एट O इज V1। तो देखो ये पूरी रिंग के ऊपर चार्ज कितना है? Q1, तो वो कितनी दूर है? R डिस्टेंस पे। तो उनका पोटेंशियल क्या होगा? KQ1 डिवाइड बाय R। या तो देखो K की जगह पे क्या लिखा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डिवाइड बाई आर। अब देखो कि ये जो सेकेंड रिंग पे जो चार्ज है इनके ऊपर, रिंग की सरकमफरेंस के ऊपर, तो वहाँ से ये डिस्टेंस कितना दूर होगा, ए बी आर रेडियस से, तो ये कितना होगा √2r। तो उनकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, KQ2 डिवाइड बाय √2r। यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा। फिर देखो सेम पोटेंशियल 8.0 डैश सेकेंड रिंग के सेंटर पे, यस और नो, दैट विल बी V2। तो यहाँ पे देखो कि इनकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, इनके ऊपर चार्ज कितना है Q2, तो वो क्या होगा KQ2 डिवाइड बाय R। तो ये रहा K की जगह पे 1/4πε0 लिखा है, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ पे इनके लिए किया था वैसे यहाँ पे होगा कि नहीं, क्लियर। एक डिस्टेंस कितना होगा √2r, तो वो क्या होगा K की जगह पे 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाय √2r। यस और नो। चलो फिर आगे देख, अगर आप V1 माइनस V2 करोगे तो आप उनको सिंप्लीफिकेशन करो तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। Q1 Q2 टर्म्स एक साथ है, R वाली और √2r वाली यहाँ पे, ठीक है। तो उनके अंदर कॉमन कर लिया है और बाकी चार्ज यहाँ पे Q1 माइनस Q2 Q2 माइनस Q1। यस और नो, क्लियर। चलो तो यहाँ पे माइनस को भी कॉमन करके ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ए प्लस माइनस बन जाएगा। तो 4πε0 Q1 माइनस Q2 1 माइनस 1/√2। Q1 क्या था, चार्ज ऑन रिंग 1, Q2 क्या था, चार्ज ऑन रिंग 2, ठीक है। तो ये जो आपको मिला ना, वो आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ये आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी देखो एक रिंग के सेंटर से दूसरी रिंग के सेंटर पे आपको कौन से चार्ज को लेके जाना है, मानो कि Q चार्ज को लेके जाना है, ठीक है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक। तो उनका वर्क डन क्या होगा, Q डेल्टा V। समझ में आ कि नहीं। तो Q1 Q माइनस Q2 डिवाइड बाई 4πε0 R √2 minus 1 divided by √2. So this will be formula for a work done to move a charge from center of one ring to the center of second ring, and we will use this direct formula, ठीक है। रिंग 1 पे चार्ज हमें गिवन है कितना है, 10 कूलम, और सेकेंड पे कितना है, 5 कूलम। तो अपने पास वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 4πε0 R √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2। यस और नो, ठीक है। ये आपका वर्क डन होगा। तो यहाँ पे चेक करो Q की वैल्यू, Q को हमें Q कूलम ही लेना है, ठीक है। यस और नो। सो Q 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 4πε0 R √2 minus 1 divided by √2. So this will be 5Q. This will be 5Q divided by 4πε0 R √2 minus 1 divided by √2. This will be our work done. This will be our work done. So कौन सी ऑप्शन सही होगी, √2 minus 1 5Q, ये वाला ऑप्शन सही होगा ना। 5Q डिवाइड बाई 4πε0 R √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, मतलब ये वाला, देखो ये 2 है यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन मत करना। आप बोलो कि सर यहाँ पे √2 माइनस 1 कहाँ पे, तो क्रॉस यहाँ पे करो एलसीएम, तो √2 माइनस 1 बनेगा कि नहीं, ठीक है। चलो तो समझ में आ कि नहीं सबको, यस और नो, ठीक है। चलो आगे, Q amount of electric charge is present on the surface of sphere having a radius r, then the electric potential energy, पेन किधर गई मेरी, ब्लू पेन किधर गई, then the electric potential energy of this system will be how much। देखो आपको पता है ना कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, Q² डिवाइड बाई 2C। यस और नो, यस और नो, ठीक है। और ये आपकी जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो उनके मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर में बोल सकता हूँ, तो उनके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा, 4πε0 इंटू R। यस और नो, है कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा वो किसके बराबर होगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R डिवाइड बाई 1/4πε0, ये आपको पता है इक्वेशन, R डिवाइड बाई K। यस और नो, ये आपका कैपेसिटेंस है कि नहीं, क्लियर। तो C की जगह पर रिप्लेस करो,
तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सी की जगह पे क्या आ जाएगा आर बाई के। तो ये एनर्जी क्या बनेगी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। तो ये आपकी स्फीयर की स्फेरिकल कंडक्टर की क्या बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। कितनी बनेगी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। यस और नो? समझ में आ कि नहीं सबको? यस और नो? सिंपल है ना। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट MCQ। देखो कार्बन रेजिस्टर का कोडिंग वाला है। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर हैज़ अ 3 ऑरेंज बैंड। 3 कौन से बैंड है आपकी ऑरेंज बैंड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर विल बी हाउ मच। अब देखो कि आपको ये याद है ना बी रोई गोज टू बॉम्बे वाला, बी रोई गोज टू बॉम्बे। यहाँ पे मैं यहाँ तक ही लिखता हूँ क्योंकि ऑरेंज मुझे मिल गया। तो ये 0 1 2 3, यस और नो? यूनिट 3 होगा, टेंस इनका 3 होगा, मल्टीप्लायर क्या होगा 10 टू द पावर ऑफ 3 होगा। तो देखो ये आपका रेजिस्टर बनेगा कि नहीं, यस और नो? हाँ कि ना, क्लियर? तो ये आपकी जो रेजिस्टर है, मल्टीप्लायर यहाँ पे देखो फिर से चेक करो तो इनको, मल्टीप्लायर यहाँ पे 3 होगा ना, यस और नो? तो 3 मतलब किलो ओम। अब देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस बोला है ना, तो वेरिएशन भी मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम वेरिएशन प्लस और माइनस 20%, लेकिन हमें कंसिडर करना है प्लस 20%। ठीक है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ 33 किलो ओम वेरिएशन ऑफ 20%। अब देखो कि यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम वेरिएशन होगी तो 20%, वो कितना होगा 20% ऑफ 33 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ पे किलो ओम के अंदर ही मैं लिख दूँ इनको, यस और नो? तो ये मुझे क्या मिलेगा 6.6 किलो ओम ये वेरिएशन होगा। मतलब 33 प्लस 6.6, 33 माइनस 6.6, ये टॉलरेंस मिल गई आपको। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या निकालना मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मतलब क्या होगा, वेरिएशन प्लस करोगे 33.6.6, तो दिस विल बी 39.6 किलो ओम। तो ये आपको क्या मिलेगा 39.6। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे प्लस और माइनस 20% क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बोला आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोला आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए। क्लियर, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट। 2 wires of same material having a length and radius in the ratio of 3:4 and 3:2 respectively are connected in parallel with potential source। देखो दोनों पैरेलल कनेक्ट करोगे तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो क्या रहेगा सेम। द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू देम विल बी हाउ मच। अब देखो कि एक वायर ए और दूसरी वायर मानो कि ये वाली, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है। ठीक है, और इनको आपने ऐसे कनेक्ट किया अक्रॉस दी 6 वोल्ट, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा सेम। चलो तो करंट के लिए आपके पास फार्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट वायर के लिए क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, तो V डिवाइड बाई R1, यस और नो? और R1 किसके बराबर होगा, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए। R किसके बराबर होता है, रो एल डिवाइड बाई ए। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ V डिवाइड बाई रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, दोनों सेम मटेरियल है, रो L1 डिवाइड बाई A1। तो A1 कहाँ पे जाएगा ऊपर, यस और नो? अब देखो इनका रेडियस वायर 1 का रेडियस में कितना कंसीडर करूँ, R1। वायर 1 के रेडियस क्या कंसीडर करूँ, R1। तो उनका एरिया क्या होगा पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई रो L1। तो ये आपको क्या मिला, करंट का इक्वेशन मिला। देखो I1, तो वैसे ही आपको I2 की इक्वेशन मिलेगी। I2 की इक्वेशन क्या होगी, V वोल्टेज ड्रॉप पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई रो L2। तो ये क्या होगा आपका I2। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, लेंथ और रेडियस का रेशियो गिवन है। लेंथ का रेशियो आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, L1:L2 आपको गिवन है, कितना गिवन है 3:4, एंड R1:R2 आपको गिवन है 3:2। तो इनको यूज़ कर लो यहाँ पे। चलो तो हमें तो I1/I2 फाइंड आउट करना है ना, I1:I2। सो I1:I2 विल बी, देखो इनको डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, L2 डिवाइड बाई L1 इंटू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई
R2 स्क्वायर, यस और नो। स्क्वायर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लेंथ से इनवर्स में, और बाकी से दोनों कांस्टेंट है तो वो कैंसिल आउट होगा। तो ये आंसर आपको क्या मिलेगा, 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3, और ये क्या बनेगा आपका 9 डिवाइड बाई 4, यस और नो। और उनका भी स्क्वायर, ओके, स्क्वायर करके, क्लियर। तो ये आपको मिल गया आंसर। तो ये आंसर आपको क्या मिलेगा, 3:1। आंसर क्या मिलेगा आपको, 3:1। दिस विल बी रेशियो ऑफ करंट थ्रू वायर 1 एंड 2। चलो फिर नेक्स्ट। इससे पहले ये क्लियर है ना आपको, यहाँ पे L1 डिवाइड बाई L2 हमें क्वेश्चन में गिवन है 3/4। ये किसी को डाउट ना हो इसलिए फिर से कर रहा हूँ। तो L2 डिवाइड बाई L1 क्या होगा, 4/3। R1 डिवाइड बाई R2 हमें गिवन है 3/2, तो उनका स्क्वायर करना है कि नहीं, तो ये क्या होगा 9 डिवाइड बाई 4, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट। हाँ, 9 नंबर। A wire is bent in the form of circle of a radius of 2 meter. Resistance per unit length of wire is 1/pi ohm meter. Battery of 6 volt is connected between A and B. At angle AOB is 90 degree. Find the current flowing through the battery. आपको क्या फाइंड आउट करना है, मानो कि यहाँ पे आपकी जो वायर है ना उनको मैं ऐसे कंसीडर करूँ, ठीक है। और ए पॉइंट ए यहाँ पे आपका सेंटर होगा, और यहाँ पे क्या होगा पॉइंट बी। चलो ए सेंटर क्या होगा आपका ओ, क्लियर। अब देखो कि यहाँ पे ना आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको कितना दिया, आपको 1/पाई ओम पर मीटर, यस और नो। तो अगर मैं इनके रेडियस में आर कंसीडर करूँ, ठीक है, तो ये देखो इनकी टोटल लेंथ क्या होगी 2πr, ठीक है, इंटू 1/पाई करोगे तो मुझे पूरे वायर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा कि नहीं, यस और नो, है कि नहीं, ठीक है। चलो, और रेडियस इनका गिवन है 2 के बराबर, r इज इक्वल टू 2 मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, चलो, तो लेंथ ऑफ वायर ये क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर इनटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा 2πr, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कौन है 1/पाई कैंसिल, तो ये क्या होगा 2r ओम। अब देखो रेडियस कितनी है 2 के बराबर, तो ये कितना होगा 4 ओम। मतलब ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा आपका 4 ओम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कि मानो कि ये पोर्शन को मैं R1 बोलूँ, इनका रेजिस्टेंस R1 बोलूँ, और बाकी का जो पोर्शन है ये वाला उनका रेजिस्टेंस में कितना बोलूँ R2। तो ये देखो ये टोटल लेंथ का 4th पार्ट है, और ये कितना है 3L/4 है, ठीक है, क्लियर, यस और नो। तो यहाँ पे देखो R1 इनका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, टोटल 4 ओम है, तो ये क्या होगा 1 ओम, और ये बाकी का जो पोर्शन है वो कौन है R2, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा 3 ओम, यस और नो। तो इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस इनकी क्या होगी, ठीक है, तो इनकी इक्वावेलेंट क्या होगी, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेंगे, तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, so 1 into 3 divided by 1 plus 3, तो this will be 3/4 ओम। तो ये आपका क्या बनेगा पैरेलल का इक्वावेलेंट। अब देखो आपको तो करंट फाइंड आउट करना है ना, सो आई विल बी V डिवाइड बाई RP। V आपका क्या होगा, गिवन है 6 डिवाइड बाई 3/4, तो दिस विल बी 8 एम्पियर। 8 एम्पियर आपकी क्या होगी, करंट होगी। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट वन, ठीक है, 8 एम्पियर, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट। For the galvanometer working as a voltmeter, blank is connected with a coil of galvanometer। देखो अगर मैं सिंपल बोलूँ कि मानो कि यहाँ पे आपकी ये सर्किट होगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे इनके अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप आपको मेजर करना है, तो यहाँ पे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में गैल्वेनोमीटर करोगे तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम होगी, और आपको क्या चाहिए कि मैक्सिमम करंट रेजिस्टर से पास हो,
तो यहाँ पे एक हाई रेजिस्टर को क्या करते हो आप, कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से एक हाई रेजिस्टर कौन से कनेक्शन में बनेगी, वहाँ पे सीरीज कनेक्शन के अंदर। तो इनको नोट कर लो। सो दिस ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन, यस और नो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दिया, और the ratio period of alpha particle and proton moving on circular path in a uniform magnetic field। आपको उनका टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है, ठीक है, अल्फा के लिए और किसके लिए, आपकी प्रोटॉन के लिए। तो देखो टाइम पीरियड का एक इक्वेशन है ना, T इज इक्वल टू 2πm डिवाइड बाई Q इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। तो यहाँ पे जो चेंज होगा ना वो कौन होगा, एक तो मास चेंज होगा और एक क्या होगा, चार्ज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा। और देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल आपकी क्या होगी, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और इनको याद रखना। फिर चार्ज की बात करूँ तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब निकालो रेशियो। तो देखो टी अल्फा क्या होगा, तो 2πm अल्फा डिवाइड बाई Q अल्फा इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो, ठीक है। वैसे प्रोटॉन के लिए क्या होगा, तो TP विल बी 2π मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय Q प्रोटॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड भी, यस और नो, ठीक है। चलो इनका रेशियो करो तो T अल्फा डिवाइड बाई TP आपको मिलेगा कि नहीं। चलो तो 2π दोनों में कॉमन है, वो तो कैंसिल आउट होगा। मास ऑफ अल्फा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 4 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। B भी कैंसिल हो जाएगा, Q ऑफ अल्फा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2Q इंटू P। चलो TP, यस। चलो तो उनका क्या होगा, तो वैसे ही होगा, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो 4/2 होगा कि नहीं, ठीक है, मतलब 2:1 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, 2:1 वाला, यस और नो, ये आपकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। क्लियर, समझ में आके नहीं। चलो फिर नेक्स्ट, 2 concentric rings are kept in a same plane. Number of turns in each are 25 and radius 50 centimeter and 200 centimeter। एक की रेडियस कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और सेकेंड की कितनी है, 200 सेंटीमीटर। दे कैरी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब इनके अंदर 0.5 एम्पियर करंट और इनके अंदर कितना, 0.2 एम्पियर करंट, रिस्पेक्टिवली इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट दैट सेंटर विल बी हाउ मच। अब देखो यहाँ पे सिंपल आपको पता है कि अगर एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, ठीक है, जिसके अंदर करंट आई फ्लो करेगा, तो उनका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0NI डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस, यस और नो। N क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर सिंगल टर्न्स होगी तो μ0I डिवाइड बाई 2R। लेकिन यहाँ पे देखो अपने केस में क्या है कि यहाँ पे 2 रिंग है, एक रिंग यहाँ पे ऐसे जिसकी रेडियस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। चलो ये इनका करंट की डायरेक्शन है, और सेकंड रिंग ना यहाँ पे सेम प्लेन के अंदर ऐसे जिसकी रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, और ये जो करंट की डायरेक्शन है ना वो उसके अंदर अपोजिट है। अगर इनका मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूँ ना तो राइट एंड थंब रूल से आप देखोगे ना, इनका मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो कौन से डायरेक्शन में मिलेगा आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं यहाँ पे। सेकेंड थिंग कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्न सेम है। हाँ, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, 0.5 सेंटीमीटर, कितनी है, 50 सेंटीमीटर, सॉरी कितनी है आपकी, 50 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा, 0.5 मीटर। इनकी जो रेडियस है वो कितनी है, 200 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 0.2 मीटर, यस और नो। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो B किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड B किसके बराबर होगा, B1 माइनस B2 के बराबर, क्योंकि दोनों कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। सो B1 विल बी μ0NI1 डिवाइड बाई 2R1, यस और नो, μ0NI2 डिवाइड बाई 2R2। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो μ0N डिवाइड बाई 2 कॉमन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, I1 डिवाइड बाई R1 माइनस I2 डिवाइड बाई
R2। म्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है, या तो देखो म्यू नॉट के टर्म्स में ही रखना है तो वैल्यू को रिप्लेस नहीं करना है, एन रखो 25 डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू नॉट I1 करंट 1 कितना गिवन है 0.1, ठीक है, करंट फर्स्ट रिंग के अंदर कितना करंट आपको गिवन है 0.1, तो 0.1 और उनकी जो रेडियस है वो कितनी आपको लेनी है 0.5, यस और नो, माइनस सेकेंड रिंग के अंदर करंट कितना आपको लेना है 0.2 एम्पियर, ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस उनका क्या होगा, देखो ये 200 सेंटीमीटर है कि 200 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस क्या होगी उनकी 2 मीटर, यस और नो, हाँ कि ना। चलो तो आप इनको कैलकुलेट करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो 25 म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 0.2 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, it means this will be 5 divided by 4 of mu naught, clear, so answer will be 5 divided by 4 of mu naught, yes or no, है ना। चलो फिर देखो नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज विच वन। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो इक्वेशन बनाते, ठीक है, डायरेक्ट याद नहीं है तो अगर तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखो बी किसके बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, तो आपने एक इक्वेशन स्टडी किया था ना, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो बी विल बी एफ डिवाइड बाई क्यू इंटू वी, यस और नो, तो मैं इनकी जगह पे लिख सकता हूँ फोर्स डिवाइड बाय क्यू इंटू वी, वेलोसिटी इंटू ए, यस और नो, एरिया। चलो अभी डायमेंशनल फार्मूला आपको सबको पता है ना, फोर्स का कितना होगा m1 L1 T माइनस 2, एक कौन है बाजू में एरिया कितना होगा L2 डिवाइड बाई चार्ज का क्या होगा A1 T1, और एक कौन है आपकी वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड मतलब L1 T माइनस 1, तो इन सबको सिंप्लीफाइड करो तो आपको डायमेंशनल फार्मूला क्या मिलेगा m1 L2 T माइनस 2, और ये ऊपर जाएगा तो A माइनस 1, तो ये आपको किसका डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का, किसका मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला 1 2 माइनस 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 2 माइनस 1, मतलब कि ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, यस और नो, है ना। चलो फिर नेक्स्ट, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन 1 × 10 to the power of -5 at a 27 degree Celsius, then at temperature its magnetic susceptibility would be 1.5 × 10 to the power of -, कौन से टेम्परेचर पे इनकी ससेप्टिबिलिटी बनेगी। अब देखो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ये रिलेशन याद है ना, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, तो अगर मैं इनका साइवन ससेप्टिबिलिटी 1 × 10 to the power of -5 गिनूँ तो वो टेम्परेचर कौन है 27 डिग्री सेल्सियस, यस और नो, है कि नहीं, क्लियर। चलो फिर यहाँ पे देखो सेकेंड, तो सेकेंड के लिए कौन सा T2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और उनकी ससेप्टिबिलिटी आपको गिवन है 1.5 × 10 to the power of -5, तो आप दोनों का रेशियो निकालो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा x2 डिवाइड psi2 डिवाइड बाई psi1 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाई T2, हमें क्या फाइंड आउट करना है T2 फाइंड आउट करना है, सो T2 विल बी psi1 डिवाइड बाई psi2 इंटू T1, यस और नो, तो दिस विल बी 1.0 × 10 to the power of -5 इंटू 300। अब देखो क्या बोलोगे सर आपने 300 क्या किया, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चलो -5, अगर 300 आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये मैंने केल्विन के अंदर लिखा है, ये T1 आपका कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना होगा 300 केल्विन होगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है, ये क्या होगा 300 केल्विन होगा, क्लियर, तो आंसर आपको केल्विन में मिलेगा 200 केल्विन, दिस विल बी T1। अब देखो T1 आपको 200 केल्विन मिला, तो यहाँ पे तो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इनसे -273 करो तो आंसर क्या मिलेगा -73 डिग्री
Celsius. So T1 will be minus 2 minus 73 डिग्री सेल्सियस. ये आपको क्या मिल जाएगा आपका आंसर. केल्विन में पूछे तो कितना होगा 200 केल्विन. अगर डिग्री सेल्सियस में तो कितना होगा माइनस 73 डिग्री सेल्सियस. यस और नो. क्लियर. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. The Earth magnetic field at some place on a magnetic equator of the Earth is 0.5 into 10 to the power of minus 4 Tesla. Consider the radius of Earth at that place as a 6400 kilometer. Then the magnetic dipole moment of the Earth will be how much ampere meter square. देखो अगर मैं एक अर्थ आपकी यहाँ पे कंसीडर करूँ, ठीक है, तो आप सबको पता है कि ये इनकी कौन सी एक्सिस होगी, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये इनका क्या बनेगा, मैग्नेटिक इक्वेटर बनेगा. ठीक है, तो ये प्लेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है. कितनी गिवन है मैग्नेटिक फील्ड? 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 टेस्ला. और रेडियस मतलब डिस्टेंस कितना गिवन है, 6400 किलोमीटर. मतलब मैं बोल सकता हूँ 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर. यस और नो. तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालनी है. तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन वहाँ पे आपको क्लियर है, जैसे आपकी एक्सियल एंड इक्वाटोरियल पे करते थे. यस और नो. ठीक है, तो ए बार मैग्नेट की कौन सी लाइन होगी, इक्वाटोरियल लाइन होगी अर्थ के मैग्नेटिज्म की. ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिज्म की इक्वाटोरियल लाइन होगी कि नहीं. तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एम डिवाइड बाई ए डिस्टेंस को अगर वाई बोलूँ तो ए क्या होगा, डिवाइड बाई y cube. So this will be 0.5 into 10 to the power of minus 4. Mu naught divided by 4 pi 10 to the power of minus 7. M is unknown. हमें find out करना है 6.4 into 10 to the power of 6 cube. So this M will be, calculate करो आप. So M will be 1.31 10 to the power of 23 ampere meter square. So this will be our answer. Clear? Yes or no? ठीक है, सिंपल. आपको पता है ना कि ये इनकी कौन सी लाइन होगी, इक्वाटोरियल लाइन होगी, और ये अर्थ के मैग्नेटिज्म की क्या होती है, एक्सियल लाइन, और ये कौन सी होती है, इक्वाटोरियल. क्लियर. तो सिंपल एक फार्मूला था. अगर एक्सियल पे होता तो 2 यहाँ पे आता है ना. क्लियर. चलो फिर नेक्स्ट. टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच टू द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ डेप्थ ऑफ 4.5 मीटर filled completely with water is how much nanosecond the refractive index of water is given. देखो यहाँ पे ये आपकी टैंक है. ठीक है, और टैंक के अंदर यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वाटर है. ठीक है, क्लियर. और ये जो टैंक की डेप्थ है वो कितनी है, 4.5 मीटर. यस और नो. क्लियर. तो सनलाइट को ये डेप्थ ट्रैवल करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा. अब देखो डिस्टेंस तो आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर इनकी वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालोगे कि नहीं. और सेकेंड थिंग कि आपकी जो वाटर है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 4/3. क्लियर. तो वेलोसिटी मुझे निकालनी पड़ेगी. फिर मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी यूज़ करूँ, और फिर डिस्टेंस आपको पता है ना कि डिस्टेंस, या तो मैं ये वाली फार्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. तो हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी. चलो, तो एक आपकी वेलोसिटी की फार्मूला है. ठीक है, कि आपकी जो वेलोसिटी है, या तो अगर मैं बोलूँ कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कौन है, c डिवाइड बाई v. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम. सो आई कैन राइट लाइक दिस, v इज इक्वल टू c डिवाइड बाय n, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. 3 ऊपर तो 9/4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड विल बी आर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर. सो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 4.5 मीटर. डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 4.5 मीटर. ठीक है, तो टाइम उनको क्या लगेगा, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई वेलोसिटी. तो डिस्टेंस उनको 4.5 इंटू 4. अब देखो डिस्टेंस कितना है, 4.5. वेलोसिटी क्या है, 9/4. 4 ऊपर गया, 10 टू द पावर ऑफ 8. सो आंसर विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 सेकेंड.
20 इंटू 10⁻⁻⁹ सेकेंड में लिख सकते हो, यस और नो? सो दिस विल बी 20 नैनोसेकेंड। ओके, चलो पता नहीं वीडियो क्यों बंद हो गई थी, ठीक है, तो रिपीट करना पड़ा। चलो फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिक्स्ड एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉन्केव लेंस एज शोन इन द फिगर में अभी ड्रॉ करता हूँ। Their plane surfaces are parallel to each other if the lenses are made of different material of a refractive index 1.6 and 1.5 respectively. If r is the radius of curvature of curved surface, then the focal length of the combination is how much? चलो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो पहले निकालते हैं फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। So focal length of प्लेनो कॉन्वेक्स। अब देखो एक मैं यहाँ पे फार्मूला लिखो, आपको लेंस मेकर फार्मूला याद है कि नहीं? 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई μ1 1/r1 माइनस 1/r2। चलो तो ये इनकी जो प्लेन सरफेस होगी ना, उनकी फोकल लेंथ तो क्या होगी? इनफाइनाइट, तो ये तो 0 बनेगा। और सेकंड कि यहाँ पे कौन है? एयर, तो μ1 क्या बनेगा? 1। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? μ2 माइनस 1 डिवाइड बाई r1 रह जाएगा, यस और नो? हाँ कि ना? अब देखो सेम फार्मूला आपकी कॉनकेव के लिए भी होगी, लेकिन उनकी फोकल लेंथ क्या लिखते हो आप? नेगेटिव, यस और नो? चलो तो ये कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा? 1/f1 μ1 माइनस 1 डिवाइड बाई r. So this will be 1.6 minus 1 divided by r. So this will be 0.6 divided by r. Yes or no? और इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई 10r। क्लियर? मीडियम पे डिपेंड करेगा किसको आप मीडियम 1 और 2 कंसिडर करते हो। फिर देखो फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो वो क्या मिलेगा आपको? देखो तो यहाँ पे अभी बोला आपको 1/f2, तो माइनस मिलेगा कि नहीं? μ2 माइनस 1 डिवाइड बाई r, यस और नो? चलो तो माइनस 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई r, तो माइनस 0.5 डिवाइड बाई r मतलब माइनस 5 डिवाइड बाई 10r। अब देखो ये कॉम्बिनेशन में दोनों आ गए, तो उनकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो आपने एक इक्वेशन भी डिराइव किया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर, तो इक्वावेलेंट फोकल लेंथ विल बी 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. So this will be 6 divided by 10r minus 5 divided by 10r, मतलब I can write 1 divided by 10r मतलब 0.1 divided by r. So f will be r divided by 0.1. So this will be our equivalent focal length. Yes or no? अब देखो यहाँ पे ना एक्चुअल में जो मैंने ये इक्वेशन लिखा ना आपका μ2 माइनस μ1 वाला, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो लेंस की मीडियम है ना, उनको आप क्या कंसिडर कर सकते हो? μ2, और इनको आप क्या लिखते हो? μ1। लेकिन यहाँ पे इनके मीडियम को μ2 की जगह पे क्या लिखा है? μ1, और आपकी सराउंडिंग में जो एयर है उनको डायरेक्ट क्या लिख दिया? 1। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन मत रखना। चलो, और ये माइनस आपको पता है ना, कॉनकेव के लिए वहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी आपकी? नेगेटिव। सो आपको करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? r डिवाइड बाई 0.1। यस और नो? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पार्ट में फिर अपलोड करूँगा रिमेनिंग MCQ, तो इतने आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू NCERT फिजिक्स बाय अमित पटेल। आज हम 2014 का जो गुड सेट का पेपर है उनका पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक देखा था, तो आगे मैं 18 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, सो इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is made is double, then the new de Broglie wavelength will be how much times that of the initial wavelength। कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डबल करूँ तो उनकी वेवलेंथ कितनी होगी कंपेयर टू इनिशियल। तो देखो आइडिया लगाओ, मैं आपको सॉल्यूशन अभी दिखाता हूँ। ओके, चलो आप प्रैक्टिस करो और फिर टिक करो, और अगर ना मिले तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p,
दी ब्रॉगली वेवलेंथ आपकी किसके बराबर होगी, h/p के बराबर। p आपकी लीनियर मोमेंटम है और लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगी, √2mk। यस और नो, क्लियर। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लैम्ब्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √k। यस और नो, क्लियर। h कांस्टेंट 2m कांस्टेंट, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, लैम्ब्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। अगर मैं इनिशियल वेवलेंथ में लैम्ब्डा आई कंसीडर करूँ और उनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी की आई कंसीडर करूँ और फाइनल लैम्ब्डा एफ कंसीडर करूँ और उनके करस्पॉन्डिंग में एनर्जी के एफ कंसीडर करूँ, तो एज पर क्वेश्चन के एफ इज डबल ऑफ के आई। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ रिलेशन लैम्ब्डा एफ √k f लैम्ब्डा आई √k i। सिंपल, के एफ की जगह पे आपको 2ki लिखना है, मतलब इनिशियल, ठीक है। सो लैम्ब्डा एफ कितना मिलेगा आपको, 1/√2 लैम्ब्डा इंटू इनिशियल लैम्ब्डा आई। यस और नो, तो मैं आंसर यहाँ पे कौन सा टिक कर सकता हूँ, दिस विल बी योर करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ लिथियम मेटल इज 6250 एंगस्ट्रॉम फॉर अ फोटो इमिशन, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट मस्ट बी हाउ मच। ठीक है, आपको ना वेवलेंथ के लिए रिलेशन निकालना है, क्लियर, हाँ कि ना, समझ में आ कि नहीं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको गिवन है नो, जैसे आपको पता है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता है कि आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फिर जाके फोटो इमिशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ का रिलेशन गिवन है, यस और नो। ये आपकी कौन सी वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ठीक है। तो आपकी जो इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, कि आपकी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इमिशन। अब देखो ये भी रिलेशन सबको पता है कि नहीं, एफ इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई लैम्डा, यस और नो। सो एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, दिस लैम्डा विल बी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये देखो सी डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, तो यहाँ पे आपका जो लैम्डा नॉट होगा दैट विल बी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यस और नो। लैम्डा नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखो कि अगर ए टर्म्स को इनसे ज़्यादा बड़ा बनना है, ठीक है, क्लियर, तो ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो स्मॉल होनी चाहिए कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। अगर ये वैल्यू स्मॉल रहेगी तो ये इनसे बड़ा बन पाएगा ना, यस और नो। तो लैम्डा शुड लेस और इक्वल लैम्डा नॉट, मतलब कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ होगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या तो आप उल्टा भी बोल सकते हो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द इंसिडेंट वेवलेंथ। ओके, समझ में आ कि नहीं। ये देखो इन्वर्स है, एफ सी डिवाइड बाई लैम्डा यहाँ पे, ठीक है, और ये सी डिवाइड बाई लैम्डा नॉट है, ये तो कॉमन सेम है दोनों में। तो अगर 1 लैम्डा की जितनी वैल्यू कम होगी उतना ये इनसे ज़्यादा बनेगा, तो ये जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो इनकी कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, स्मॉल। ओके, चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। तो यहाँ पे देखो कि आपकी जो इंसिडेंट वेवलेंथ होगी तो वो इनसे क्या होगी, कम होगी कि नहीं, 6250 से, क्लियर, ये 6250 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखो मोर देन 6250, लेस और टू, लेस, इक्वल टू और मोर देन नहीं, इक्वल टू और लेस देन, मतलब ये क्या होगा, ये वाला ऑप्शन रहेगा कि नहीं, क्लियर, डी, यस और नो। लैम्डा लेस और इक्वल है ना यहाँ पे, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट 21 नंबर, अ बॉडी ऑफ अ मास ऑफ 100 ग्राम मूव्स at a speed of 336 km per hour. The de Broglie wavelength related to the order will be how much? Planck constant is given. तो देखो अब सबको पता है ना ये फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, यस और नो। तो मास आपको गिवन है 100 ग्राम, वेलोसिटी आपको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे सिंपल क्या करना है, मास को केजी में मैंने कन्वर्ट कर लिया, वेलोसिटी को
10 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, सब की वैल्यू प्लेस्ड करो, h की वैल्यू प्लेस्ड करो, गिवन है आपको, मास की वैल्यू प्लेस्ड करो, वेलोसिटी की वैल्यू प्लेस्ड करो, तो आपको क्या मिल जाएगी, दी ब्रॉगली वेवलेंथ कौन सी रेंज में मिलेगी, इन द रेंज ऑफ 10 to the power of 34 मीटर। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट वन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। चलो, अ कंडक्टिंग कोइल हैव अ 500 tons, total number of tons are given 500, has a cross sectional area is given 0.15 meter square, a magnetic field is given 0.2 Tesla, linked perpendicular to this area to changes 1 Tesla, ठीक है, 1 Tesla in a 4 second। अब देखो कि 0.2 टेस्ला से कितना बन गया, 1 टेस्ला, कितने टाइम के अंदर, 0.4 सेकेंड के अंदर। द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द कोइल विल बी हाउ मच वोल्ट। आपको इंड्यूस्ड EMF फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, तो आपके पास फार्मूला है कि नहीं, आइडिया लगाओ तो अपना। चलो फिर मैं करवाता हूँ। तो देखो सबके पास ये फार्मूला है ना, E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। n क्या होगा, नंबर ऑफ टन्स, अगर नंबर ऑफ टन्स नहीं दिया तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। फाइनली आपका कितना हो जाता है, 1 टेस्ला, इनिशियली कितना था, 0.2 टेस्ला, और डेल्टा टी मतलब कितना टाइम पीरियड है आपका, 0.4 सेकेंड, यस और नो, क्लियर। तो फाइनल फ्लक्स आपकी कितनी है, 1 टेस्ला, इनिशियल कितनी थी, 0.2 टेस्ला। तो देखो फ्लक्स का इक्वेशन है ना, फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, यस और नो। तो मैं ये देखो फ्लक्स जो फाइनल है ए, उनकी जगह पे ए लिख सकता हूँ, एरिया इनटू फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे देखो फाई आई की जगह पे एरिया इनटू इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो, हाँ। ए कॉमन निकलेगा तो ए एन ए अंदर क्या रहेगा, बी एफ माइनस बी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब देखो एरिया आपको गिवन है 0.15 मीटर स्क्वायर, तो उनकी वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने। नंबर ऑफ टन्स आपको गिवन है 500, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना है, 1 टेस्ला, और इनिशियल कितना है, 0.2 टेस्ला, तो 1 माइनस 0.2 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल कितना गिवन है, 0.4 सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने 0.4 सेकेंड रिप्लेस्ड किया, यस और नो। सो कैलकुलेट द वैल्यू एंड यू विल गेट आंसर अबाउट 150 वोल्ट। आंसर कितना मिलेगा आपको, 150 वोल्ट, यस और नो, क्लियर। यहाँ पे हमें डायरेक्ट फ्लक्स नहीं गिवन था, इसीलिए हमें फ्लक्स को एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना पड़ा, ओके। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। In RC AC circuit, resistive capacitive circuit, the maximum voltage and maximum current are, peak value of current and peak value of voltage is given, yes or no। If XC capacitive reactance is 60 ohm and resistance is of 80 ohm, then power consumed in the circuit will be how much। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है। अब देखो पावर का सबके पास फार्मूला होगा, आप ट्राई करो, ठीक है। पावर का सबके पास ये वाला फार्मूला होगा, सबको पता है, ठीक है। P इज इक्वल टू VM IM बाई 2 इंटू कॉस डेल्टा, आपने ये वाला स्टडी किया है। P इज इक्वल टू VRMS IRMS कॉस डेल्टा, और आप सबको पता है ना IRMS और VRMS की वैल्यू, IRMS किसके बराबर होगा, IM बाई √2, VRMS क्या होगा, VM बाई √2 क्या बनेगा, 2, क्लियर। तो यहाँ पे देखो आपको ये वैल्यू तो गिवन है, VM की वैल्यू आपको गिवन है, IM की वैल्यू गिवन है, लेकिन कॉस डेल्टा आपको नहीं दिया। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस डेल्टा। अब देखो कॉस डेल्टा के लिए R आपको गिवन है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन का इम्पिडेंस आपको नहीं गिवन, यस और नो, क्लियर। तो ये आपको पता है कि कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट के लिए R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वैल्यू प्लेस्ड करो। रेजिस्टेंस गिवन है 80 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्टली गिवन है 60, वैल्यू प्लेस्ड करो। ए जेड की वैल्यू क्या मिली, 100, तो कॉस डेल्टा क्या होगा, R डिवाइड बाई जेड। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास है 80,
जेड की वैल्यू 100, आपको पावर फैक्टर कितना मिला 0.8, यस और नो। सो यहाँ पे उनको रिप्लेस करो, VMIM की वैल्यू गिवन है, डिवाइड बाई 2 पावर फैक्टर, सो आंसर विल बी 44 वोल्ट, यस और नो। क्लियर सबको इतना? चलो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, the output power in a step up transformer used in a practice is how much greater than the input power। देखो अगर greater than the input हो गया तो मतलब efficiency more than 100%, that is not possible। equal to the input power, equal to input कब होगा? जब ideal आपकी ट्रांसफार्मर होगी तब। less than the input power, none of the above। अब देखो आइडियल पॉसिबल है कि जितना इनपुट हो उतना ही आउटपुट मिले तो आइडियल, क्लियर। ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये भी पावर लॉस जब आपका जीरो होगा तब पॉसिबल है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट पावर होगा वो हमेशा इनपुट से कम रहेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इट विल ऑलवेज लेस देन दी इनपुट पावर, यस और नो, हाँ कि ना। वो हमेशा आउटपुट आपका क्या रहेगा, इनपुट से कम ही रहेगा, क्योंकि एफिशिएंसी 100% आइडियल वाले केस में पॉसिबल है और 100 से ज़्यादा हम जनरली कंसिडर नहीं करते। आपको पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ओके। चलो नेक्स्ट, अ लैम्प कंज्यूम ओनली 50% ऑफ मैक्सिमम पावर applied in AC circuit, what will be the phase difference between applied voltage and the voltage and circuit current। अब देखो ये 2018 का ही क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वहीं से आप सॉल्यूशन देख लेना। देखो 2018 का क्वेश्चन नंबर 12 आप चेक करोगे ना, सेम है, ठीक है, सेम आंसर रहेगा। तो बेटर है 2018 का क्वेश्चन नंबर 12 आप रिपीट करो, ओके। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन 26। An electric current has both DC and AC component. DC component of 8 ampere and AC component 6 sin omega t. So the RMS value of resultant current will be how much। अब देखो DC component आपको गिवन है, AC component आपको गिवन है, यस और नो, ठीक है। तो आपका जो करंट होगा वो कितना होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे तो DC कंपोनेंट प्लस AC कंपोनेंट। अब देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू, तो मैंने आपको बोला था ना पहले आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, फिर आप मीन निकालोगे, एवरेज निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, अंडर रूट निकालोगे, ठीक है। तो देखो ये जो करंट है उनका स्क्वायर क्या होगा, तो देखो सिंपल इनका स्क्वायर करो ऐसे, ठीक है। तो x प्लस वाई स्क्वायर का जो फार्मूला है वैसे ये बनेगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। तो 64 प्लस 8 इंटू 6 इंटू 2, क्लियर। तो वो क्या होगा 96 साइन ओमेगा टी, क्लियर। और इनका स्क्वायर 36 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। फिर देखो इनकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे हम, मीन वैल्यू, ठीक है। तो 64, ठीक है, 36 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आपको पता होगा ना साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, यस और नो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 वाला फार्मूला, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। और इन 96 तो कांस्टेंट है साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले भी करवाया था और यहाँ पे भी याद रख लो कि आपकी जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू होगी, ठीक है, साइन ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो किसके बराबर मिलेगी आपको, 0 के बराबर, उनकी एवरेज वैल्यू फॉर द फुल साइकिल, ठीक है। तो उनकी एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी, ओके। और ये जो cos 2 ओमेगा टी होगा, ठीक है, तो उनकी एवरेज वैल्यू भी 0 होगी। देखो याद रखो 2 ओमेगा टी हो, cos हो, साइन हो, उनका 0 रहेगा, ठीक है। तो इनकी 0 यहाँ पे प्लेस्ड करो, क्लियर। तो ये 1/2 रहेगा, 36 डिवाइड बाई 2, क्लियर। तो वो क्या रहेगा 18 और ये 64, यस और नो। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो तो उनकी वैल्यू 0 नहीं होगी, क्लियर वहाँ पे। चलो तो ये देखो ये क्या मिल गई, 64 प्लस 18 कितना होगा 82, ठीक है, एवरेज मिला आपको। उनका रूट निकालो, देखो ये रूट किया कि नहीं, यस और नो। फिर जाके वो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, IRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अंडर रूट ऑफ 82, मतलब आंसर क्या रहेगा आपका 9.05, क्लियर इतना।
चलो फिर नेक्स्ट MCQ, चलो 27, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द विड्थ ऑफ फोर्थ, देखो कौन से फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज is given as a 2 into 10 to the power of minus 2 centimeter, then the width of sixth bright fringe will be how much। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और इनके अंदर आपने एक फार्मूला भी निकाला था फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, समझ में हाँ कि नहीं। तो भले आपका फ्रिंज नंबर चेंज हो लेकिन सबकी लेंथ फ्रिंज विड्थ क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, क्योंकि वो नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सिक्स्थ फ्रिंज होगी उनकी भी विड्थ इनके बराबर होगी, यस और नो, 2 into 10 to the power of minus 2 सेंटीमीटर के बराबर, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट MCQ, क्योंकि डिपेंड नहीं करेगी एन पे, नंबर ऑफ फ्रिंज पे डिपेंड नहीं करेगी। फिर देखो नेक्स्ट 28 नंबर, अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स फर्स्ट ऑन अ पोलराइजर, पहले कहाँ पे गिरती है, पोलराइजर पे, ठीक है, क्लियर, एंड देन ऑन एनालाइजर। इफ द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द एनालाइजर इज 1/8 ऑफ द इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ P एंड A, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल क्या होगा। तो मालूज लो सबको याद है कि नहीं, यस और नो, क्लियर। अब सबको मालूज लो याद है ना, क्लियर, कि अगर एक पोलराइजर रखूँ यहाँ पे और यहाँ पे कोई एनालाइजर रखा होगा, ठीक है, तो उनकी रिलेशन मालूज लो से मिलती है आपको, क्लियर। तो इंटेंसिटी क्या होगी, एनालाइजर से जो इंटेंसिटी निकलेगी, अगर वो इंटेंसिटी को मैं I बोलूँ, ठीक है, तो अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0 बोलूँ तो यहाँ पे पोलराइज्ड की क्या होगी, I0 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी, हाफ होगी, ठीक है। तो ये आपकी जो यहाँ पे इंटेंसिटी I मिलेगी थ्रू एनालाइजर, वो किसके बराबर होगी, ये देखो I0 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा। आपने वहाँ पे ना ऐसे स्टडी किया था कि पोलराइजर से कितनी मिलती है, I0, तो ये एनालाइजर से क्या मिलेगी, I0 cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे I0 इंटेंसिटी मैंने किसके लिए कंसिडर कर ली, अनपोलराइज्ड लाइट के लिए। तो पोलराइजेशन होने के बाद उनकी क्या होगी, I0 बाई 2 होगी, और ये I, तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, I इज इक्वल टू दिस इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा। थीटा विल बी एंगल बिटवीन द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। तो ये जो इंटेंसिटी है दैट इज 1/8 ऑफ द इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट। इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट कितनी, I0, तो उनसे क्या होगी, I0 डिवाइड बाई 8, यस और नो, I0 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, सिंप्लीफिकेशन किया आपने, यस और नो, क्लियर। सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, सो थीटा इज 60 डिग्री। मतलब आपकी जो पोलराइजर और एनालाइजर होगी उनके एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ प्यूपिल ऑफ ह्यूमन आई इज 2.5 mm। आपको डायमीटर गिवन है, एज्यूमिंग वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, what must be the minimum distance between 2 point like object to be seen clearly, they are at a distance of 5 meter from the eye। अब देखो ये ना आपको रेजोल्यूशन वाला टॉपिक के बेसिस पे आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है ना माइक्रोस्कोप, यहाँ पे आपकी जो आई काम करेगी इट विल वर्क एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए रेजोल्यूशन का फार्मूला सबको पता है, 1.22 लैम्डा f डिवाइड बाई डी विल बी डायमीटर ऑफ प्यूपिल, और वो हमें कितना गिवन है, 2.5 mm, तो उसको इसको मैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। लैम्डा आपको गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो उसको भी मैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, एंड f विल बी डिस्टेंस, ठीक है, जो यहाँ पे हमें कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, क्लियर, ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द आई, तो वो 5 मीटर है, 5 मीटर, ओके। बस सबको प्लेस्ड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो मिनिमम रेजोल्यूशन कितना मिलेगा, 1.22 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर, क्लियर, हाँ कि ना। तो वो आपको
मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा कि इतना मिनिमम डिस्टेंस रखोगे तो 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप सेपरेट देख पाओगे। चलो फिर नेक्स्ट 30, क्वेश्चन नंबर 30, if the radioactive transformation take place like this, which are the successive emitted radioactive radiation? देखो जेड यहाँ पे +1 हो गया, एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जेड +1 था, यहाँ पे -1 और मास नंबर 4 से कम हुआ, और यहाँ पे और 4 से कम हुआ, और यहाँ पे 2 से कम हुआ, ठीक है। तो देखो उनको सक्सेसिवली मैं रिप्रेजेंट करूँ तो जेड ए, क्लियर, ए +1 और यहाँ पे 1। अब देखो आपको पता है ना, आपका जो एटॉमिक नंबर होगा और जो मास नंबर होगा वो कंजर्व होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अगर यहाँ पे +1 है तो कोई -1 होना चाहिए, ठीक है। ये तो ए के बराबर, तो मास नंबर 0, -1 0, तो ये तो कौन होती है आपकी बीटा माइनस डी के, यस और नो, क्लियर। फिर देखो इनसे क्या मिला नेक्स्ट, ए वाला जेड -1 x2 a -4 जेड +1 a। अब देखो यहाँ पे +1 था, -1 बना, मतलब 2 से कम हुआ, 2 से कम हुआ ना, ठीक है। और ये मास नंबर 4 से कम हुई, ठीक है। तो आपको पता है 2 और 4 ये तो कौन होती है आपकी अल्फ़ा, यस और नो। ये कौन सा डीके होगा आपका, अल्फ़ा डीके होगा। फिर देखो फिर से मास नंबर 4 से कम हुआ, ये -1 था वो 2 से और कम हुआ, तो फिर से कौन होगी आपकी अल्फ़ा। तो पहले कौन सा डीके होगा, बीटा माइनस डीके होगा, यहाँ पे बीटा माइनस डीके होगा, फिर अल्फ़ा डीके, और फिर क्या होगा अल्फ़ा डीके, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ O816 is given 7.97 mega electron volt and that of O817 is given as a 7.75 mega electron volt। अब देखो दोनों के अंदर चेंज कहाँ पे, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे कितने 17। और आपको पता है ना मास नंबर आपको क्या देता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनके अंदर एक न्यूक्लियॉन ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे एक कम है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 न्यूट्रॉन फ्रॉम, ये देखो इनके अंदर से एक न्यूट्रॉन मैं निकालूँ, ठीक है, तो ये 16 बन जाएगा कि नहीं। अब देखो ये जो एनर्जी गिवन है दैट इज़ पर 1 न्यूक्लियॉन, ठीक है, क्लियर, पर न्यूक्लियॉन गिवन है। तो इनके अंदर टोटल कितने 16 और इनके अंदर कितने 17, तो दोनों के डिफरेंस के बराबर जो एनर्जी होगी वही एक न्यूक्लियन को दूर करने के लिए एनर्जी बनेगी। तो देखो यहाँ पे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O817, इनके अंदर टोटल कितने 17 न्यूक्लियन है, तो एक की एनर्जी कितनी है 7.75, तो 17 की कितनी होगी 131.75। चलो O816 तो इनके अंदर कितने 16, एक की वहाँ पे कितनी गिवन है 7.97, ठीक है, 16 वाले के लिए, क्लियर। तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी ये वाली टोटल होगी कि नहीं। चलो तो दोनों में न्यूक्लियन का डिफरेंस कितना 1 के बराबर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए अगर एक न्यूट्रॉन को O817 से आपको निकालना है, तो इतनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड रहेगी। फिर देखो नेक्स्ट, जीनर डायोड द रिवर्स बायस वोल्टेज इज गिवन एज अ 3 वोल्ट, द विड्थ ऑफ depletion region is given as a 300 angstrom, the electric field intensity will be how much, ठीक है, इन वोल्ट पर सेंटीमीटर आपको निकालना है। तो देखो वोल्टेज आपको कितना गिवन है 3 वोल्ट, डिप्लेशन रीजन की विड्थ आपको गिवन है 300 एंगस्ट्रॉम, तो उसको मैंने देखो वोल्ट पर सेंटीमीटर निकालना है ना, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये देखो 10⁻⁻10 मीटर है, ठीक है। तो -8 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। और आपको ये वाला फार्मूला सबको पता है, E = V / D। V आपकी पोटेंशियल है, D आपकी डिप्लेशन रीजन की विड्थ है, पोटेंशियल आपको गिवन है 3 वोल्ट डिवाइड बाय दिस वन, सो दिस विल बी 10⁻⁶
वोल्ट पर सेंटीमीटर। यस और नो, क्लियर इतना? चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट MCQ। चलो फिर नेक्स्ट, एट रूम टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इज Ne एंड NH रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू। अब देखो एन टाइप के अंदर आपको पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो सीधी बात है Ne इज ग्रेटर देन NH। यस और नो? अगर पी टाइप होता तो उल्टा होता, NH शुड ग्रेटर देन Ne। चलो फिर नेक्स्ट MCQ, विच लॉजिक गेट कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रूथ टेबल शोन बिलो। ठीक है, ये देखो आपको इनपुट गिवन है, ठीक है, और वो इनपुट के लिए आपको सामने आउटपुट भी गिवन है, ये भी आपका इनपुट और y 0 0। अगर जिसको टेबल याद होगा ना वो डायरेक्टली लिख देगा कि सर ये नंद गेट है, ठीक है। अगर नहीं याद तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, यस और नो। चलो ये आपका इनपुट ए, इनपुट बी, तो एक बार एंड गेट, और गेट, फिर नोर गेट और नंद गेट, ठीक है। 0 0 एंड गेट में 0 होगा, और में भी 0 0 1 एंड में 0 होगा, और में 1 होगा, 1 0 0 एंड में और में 1 होगा, 1 1 एंड में 1 और में भी 1। अब देखो नॉर गेट मतलब इनका बार लगा दो, ए और बी बार, तो 1 0 0 0, और नंद गेट मतलब एंड का बार लगा दो, क्या मिला 1 1 1 0, ठीक है। तो ये देखो तो आपकी कौन है 1 1 1 0, और इनपुट सेम वैसे ही है ना 0 0 1 1 0 1 0 1, तो मतलब ये कौन सी गेट होगी आपकी, नंद गेट होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट MCQ। देखो मैं आपसे यहाँ पे क्लियर बता दूँ कि जो सिलेबस में नहीं है टॉपिक, लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है, ठीक है, तो उनके MCQ मैंने यहाँ पे नहीं किए, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट सिग्नल बिकम्स हाउ मच टाइम्स व्हेन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन LC ऑसिलेटर सर्किट इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। अगर कैपेसिटर की वैल्यू में 4 टाइम्स से इंक्रीज करूँ, ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा। तो मानो कि इनिशियली इंडक्टर का इंडक्टेंस L और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में C कंसीडर करूँ, तो एज पर द फार्मूला उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2 √1/LC, ठीक है। फिर देखो इंडक्टर का इंडक्टेंस तो आपको L ही रखना है, लेकिन कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको 4 टाइम्स हमें करना है। क्लियर? तो देखो ये 4 टाइम्स मैंने किया कि नहीं, यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? देखो इनिशियली अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C और इंडक्टेंस L है तो ये वाला फार्मूला था, फिर आपने इंडक्टेंस को L रखा लेकिन कैपेसिटेंस को 4 टाइम्स से किया, ठीक है, तो 1/4 LC होगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/2, और बाकी सब वैसे ही। तो ये तो देखो ये तो पहले वाले फ्रीक्वेंसी है, यस और नो? ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ F1/2 होगा, पहले से जो फ्रीक्वेंसी होगी उनसे क्या हो जाएगी, हाफ, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी से क्या बन जाएगी, हाफ। ठीक है, तो ये आपका 2014 का पेपर सॉल्यूशन था। ऐसे में 2013 का पेपर सॉल्यूशन लेके जल्दी आपके साथ आ जाऊंगा। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे।